Hello, I am a CA final student and I am revising today with you chapter number 3 charge of GST for CA Inter for Jan 2021 attempt है ना। तो अब अपन रिवाइज करते हैं। अब अपन चलते हैं सेक्शन 9.4 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा जो कि स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड बंदा है अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है तो उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9.4। तो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, सो हु इज दैट स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फंडा क्या है कि बिल्डर्स जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना उसमें दो रेट्स है, ठीक है। एक है अफोर्डेबल हाउसिंग वाली स्कीम, अगर आपको पता हो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना आ रखी है। तो उसमें क्या है, उसमें अगर आप फ्लैट बनाते हो और अफोर्डेबल हाउसिंग में, ठीक है। अब मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा पैरा 5B पे। पैरा 5B क्या बोलता है, अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर के बाद में अगर कोई बिल्डिंग सेल होती है तो इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डिंग बन रही है और बनते बनते ही वो बिक जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, क्योंकि बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर से पहले बिकने पे जीएसटी है एज पर पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, है ना। ये आपको फंडा माइंड में रखना है, तो है ना, ये आपको माइंड में फंडा रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि रियल एस्टेट में दो टैक्स रेट है, अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, मतलब जो ये आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अगर इसमें बिल्डर्स फ्लैट बनाते हैं तो 1% टैक्स रेट है, 1% है, लेकिन ये विदाउट आईटीसी है, 1% विदाउट आईटीसी, ठीक है। तो अब अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होती है, अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होती है कि एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर है ना, 60 स्क्वायर मीटर मेट्रो सिटीज में, 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रो सिटीज में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड, ठीक है, वैल्यू क्या है अप टू 45 लाख, मतलब 60 इन मेट्रो 90 इन नॉन मेट्रो एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 45 लाख, ठीक है। तो अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर मैं घर बना रहा हूं तो मेरे ऊपर टैक्स रेट जो है वो 1% है विदाउट आईटीसी, है ना। और अदर मैं रेजिडेंशियल हाउस बना रहा हूं, अदर रेजिडेंशियल हाउस बना रहा हूं तो 5% विदाउट आईटीसी, ठीक है। तो मतलब रेजिडेंशियल में दो हिस्से, रेजिडेंशियल में कौन कौन से दो हिस्से, रेजिडेंशियल में ऑब्वियसली बात है 1% विदाउट आईटीसी अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल मीन 60 और 90, है ना, प्लस वैल्यूज अप टू 45 लाख, है ना। ये फंडा माइंड में हो गया। 1% इन अफोर्डेबल हाउसिंग, 5% फॉर अदर रेजिडेंशियल। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, रेजिडेंशियल, मतलब कमर्शियल अपार्टमेंट्स के लिए ये वाली रेट नहीं है, मतलब जो ये लोअर टैक्स रेट है ना ये सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए है, क्योंकि भारत की सरकार बढ़ावा देना चाहती है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो ये वाली जो स्पेशल रेट्स है ना ये सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 1% भी किसके लिए, रेजिडेंशियल, 5% भी किसके लिए, रेजिडेंशियल, बाकी जो दूसरा है उसके लिए 12% है कमर्शियल के लिए, ठीक है। तो 12% टैक्स रेट है, ठीक है। तो वो अपन से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब अपन को क्या समझना है, रेजिडेंशियल की रेट क्या है 1% और 5%। अगर 1% कब, जब अफोर्डेबल हाउसिंग में, 5% तब जब वो अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं है, ठीक है। ये फंडा है, ठीक है। अब आप समझो कि कुछ बहुत कमर्शियल अपार्टमेंट्स के लिए भी रेट 5%, मतलब ये इसी वाले ऑप्शन में आ जाएगा, 5% विदाउट आईटीसी। अगर जो एरिया है, जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स का जो एरिया है वो 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया है, ठीक है। अब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो कई बार छोटी छोटी दुकानें भी होती है उन सोसाइटीज के अंदर, तो ये वही वाला फंडा है कि अब देखो अब क्या है, वो है तो सोसाइटी के अंदर एक छोटी सी दुकान, ठीक है, तो है तो वो कमर्शियल अपार्टमेंट, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो अप टू 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से उसे रेजिडेंशियल वाली ही रेट लगाएंगे। मतलब देखो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में बन रहा है तो 1% विदाउट आईटीसी, अगर अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग, लेकिन वो अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो 5%, अगर वो उसी सोसाइटी या पार्ट है जिसमें एक रेजिडेंशियल हाउस बन रहा है ना, तो वो 5% विदाउट आईटीसी में है, तो उसके साथ साथ जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स है उसके ऊपर भी 5% विदाउट आईटीसी वाली रेट लग जाएगी, ठीक है। मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग तो अलग स्कीम होगी, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग तो अलग स्कीम होगी, और अगर अदर देन अफोर्डेबल हाउस है, ठीक है, अदर देन अफोर्डेबल हाउस है तो 5% लग जाएगा। इसमें कमर्शियल भी कवर है, लेकिन कमर्शियल कौन से कवर है, जिसमें जो कमर्शियल वाला जो एरिया है वो अप टू 15% है, मतलब अगर जैसे ही 15% से ज्यादा हुआ तो उस कमर्शियल एरिया पे
जीएसटी जो होगा वो नॉर्मल रेट से लगेगा जो कि 12% है, ठीक है। तो बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको समझना दो टैक्स रेट है, 1% विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी, क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है। बस ये पॉइंट है। अब आप सबको समझना सेक्शन 9(4) में मैंने अभी क्या बोला था, स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा है, बिल्डर, ठीक है। बिल्डर लोगों को स्पेसिफाई किया गया है। अब इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें ये बोला गया है कि आप अपने 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, देखो ध्यान से सुनना, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का 80% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज करना। अब ऐसा क्यों, अब आप समझो बंदे क्या प्लानिंग करते थे, अगर मान लो आईटीसी, तो अब देखो अब आप समझो इसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर वाली स्कीम है इसमें क्या है, आपको आईटीसी मिलना नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ज्यादा से ज्यादा चाहोगे आप अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेज कर दे, क्यों, क्योंकि अब आपकी कॉस्टिंग कम होगी, क्योंकि वो जीएसटी लगा के नहीं देगा, क्योंकि आप आईटीसी तो ले नहीं पाओगे इस स्कीम में, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करूं। तो गवर्नमेंट ने यहां पे बोला कि आपको मिनिमम 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आपको रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करनी पड़ेगी। मतलब फंडा क्या है, बंदों ने देखो ये जो स्कीम थी 1% विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी, अब बंदों ने क्या प्लानिंग शुरू करी, अब बंदे ने सोचा कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता हूं, उससे क्या होगा, वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, तो आईटीसी लेंगे तो बात ही नहीं आती, ठीक है। तो उसकी कॉस्टिंग कम पड़ जाती थी, ठीक है। अब ये इस स्कीम का पर्पस ना खत्म हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मिनिमम जो आपकी परचेज होनी चाहिए इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की, दो चीजें, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एटलीस्ट होनी चाहिए 80% किससे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से। और कैपिटल गुड्स, ठीक है, देखो इनपुट इनपुट सर्विस दोनों मिला के 80% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होनी चाहिए, और बाकी जो कैपिटल गुड्स है वो 100% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होनी चाहिए। तो फंडा क्या है, देखो आपको फंडा माइंड में ये रखना है, ठीक है। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एटलीस्ट 80% है ना, 80% परचेज होनी चाहिए रजिस्टर्ड बंदों से, और जो कैपिटल गुड्स है वो 100% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होनी चाहिए। अब इनपुट और इनपुट सर्विस में भी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो सीमेंट है ना, सीमेंट इनपुट और इनपुट सर्विस में जो सीमेंट है वो 100% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होना चाहिए। मतलब देखो फंडा क्या है, फंडा है इनपुट एंड इनपुट सर्विस का टोटल मिला के 80% रजिस्टर्ड बंदों से, लेकिन इसके अंदर भी एक लिमिट ये है कि जो सीमेंट है वो टोटल 100% से परचेज होनी चाहिए रजिस्टर्ड बंदों से। अब आप समझो दूसरा, कैपिटल गुड्स 100% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होनी चाहिए। तो अब आपको देखो अगर पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप समझो सबसे पहले ना इन्होंने बोला इनपुट एंड इनपुट सर्विस में से आप ये हटा दो, ठीक है। क्या क्या हटा दो, टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज का अपफ्रंट अमाउंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज का जो अमाउंट कवर है वो अपफ्रंट अमाउंट कवर है, ठीक है। अब देखो ये क्यों बोला इन्होंने, ये आप समझो कि ये एग्जाम सर्विसेज है। अगर आपको पता हो, मैंने जब चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं वो, और वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब उसके ऊपर टैक्स लगता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर अपनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले पहले बिक जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इसके ऊपर मतलब जीएसटी जो मतलब टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज पे क्या होता है, रिवर्स चार्ज में प्रमोटर इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज में टैक्स नहीं लगता अगर वो टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज जो है वो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो इसलिए ये जो चीज है ना टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज, इसके ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं, ठीक है। तो इसे ऑब्वियस ही बात है, इसे जब मैं परचेज करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जो बंदा आउटवर्ड सप्लाई जो देता है वो एग्जम्प्ट है, तो उससे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो मैं टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज सप्लाई करता हूं और वो एग्जम्प्ट है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्जांपल आप ऐसे मत समझना, क्योंकि टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज पे तो प्रमोटर पे करता है ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन फंडा क्या है, टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज अगर ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यूज होती है, लॉन्ग टर्म लीज का कौन सा वाला अमाउंट, सिर्फ अपफ्रंट अमाउंट। आप मेरी ना वो चार्ज ऑफ जीएसटी का इससे पहले वाला पार्ट देखना आप, ठीक है, पार्ट नंबर 2, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा फंडा, ठीक है। तो टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज का है ना, लॉन्ग टर्म लीज का अपफ्रंट अमाउंट अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यूज होता है और वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है तो उसके ऊपर मतलब जीएसटी एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज आपने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में से माइनस कर दिया। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्प्ट है, हाई स्पीड डीजल इसके ऊपर तो जीएसटी लेवी नहीं हो सकता, ठीक है। पेट्रोल, नेचुरल गैस ये आपने इनपुट्स ना, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आपने माइनस कर दिए। मतलब ये आपके जो इनपुट एंड टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है ना, मान लो 100 रुपए का इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें से जो 20 रुपए थे वो इसके थे, तो मैंने 20 रुपए माइनस कर दिया। मतलब अब 80 का
का 80% रजिस्टर्ड बंदों से होना चाहिए, ठीक है, 80 का 80% रजिस्टर्ड बंदों से होना चाहिए। मतलब देखो 100 रुपए था टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, उसमें से मैंने टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ये सारी चीजें माइनस कर दी जिसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सिर्फ ये लॉजिकली याद करने के लिए बताया, ठीक है, और सेम लॉजिक इन्होंने भी लगाया। जब ये माइनस करवा रहे हैं ना आपसे ये वाली चीज, तो उनका लॉजिक भी यही है, ठीक है। तो टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज माइनस करा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस माइनस करा, तो अब जो आया इनपुट एंड इनपुट सर्विस उसका 80% आपको मिनिमम रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करना है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले एक और चीज बताई थी, मैंने ये क्या बोला था, इनपुट्स में जो सीमेंट होना चाहिए वो 100% रजिस्टर्ड से परचेज होना चाहिए। और मैंने फिर देखा स्टेप नंबर 2 पे देखा कैपिटल गुड्स मेरे सारे 100% रजिस्टर्ड से परचेज होनी चाहिए, ठीक है। पहले सीमेंट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सीमेंट तो मुझे 100% करना ही करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है पहले 100% चेक किया जाएगा, फिर 80% चेक किया जाएगा। फिर मैंने ये चेक किया कि इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इंक्लूडिंग सीमेंट वो 80% मेरे पास रजिस्टर्ड बंदों से है या नहीं। बस मतलब फंडा क्या है, फंडा इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में से टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज, मतलब हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें माइनस करी। अब जो अमाउंट आया उसका 80% में से 80% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होना चाहिए। लेकिन इस इनपुट एंड इनपुट सर्विस में जो सीमेंट है वो 100% रजिस्टर्ड बंदों से परचेज होना चाहिए, और जो कैपिटल गुड्स है वो तो 100% रजिस्टर्ड बंदों से ही परचेज होना चाहिए। तो ये हमारा 9(4) भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कंपोजिशन स्कीम की ओर, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन स्कीम तभी आप एलिजिबल होते हो अगर आपका पिछले साल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रजिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो आप जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें जो 20 लाख और 40 लाख देखा जाता है वो इस साल का देखा जाता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में पिछले साल का देखा जाता है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर में मैंने आपको समझाया था क्या क्या आता है। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज आती है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई आती है, एग्जाम सप्लाई। अब आपको मैंने समझाया था एग्जाम सप्लाई जीएसटी में इंक्लूड्स, है ना। एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, और वो लेविएबल टू टैक्स कौन सी वाली सप्लाई है, एचपी मैन, ठीक है, अगर आपको याद आया हो, ठीक है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें मतलब सारी सप्लाई आ जाती है, बस चीज क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। तो मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में सारी चीजें सप्लाई आ जाती है, चाहे वो भले एग्जाम हो, ठीक है। तो अगर आपका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ था, अप टू 1.5 करोड़ था, तो आपको ये अलाउड है ये स्कीम लेना, ठीक है ना। अप टू 1.5 करोड़ था तो आपको ये स्कीम लेना अलाउड है, ठीक है। अब आपको बस माइंड में क्या रखना है, लेकिन कुछ बहुत मतलब 8 स्टेट ऐसे है जिनके लिए जो 1.5 करोड़ की जो लिमिट है पिछले साल की, वो ये सिर्फ 75 लाख बन जाती है। वो है, देखो अब आपको कैसे याद रखना है, इनमें से देखो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एक्सेप्ट असम। असम क्या है, यहां पे कवर है। असम के लिए मतलब जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है, ठीक है। ये देखो ये सारे सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना। इसमें सिर्फ असम के लिए जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है, ठीक है। पहली बात तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, मतलब 7 सिस्टर्स में से सिर्फ असम उस तरफ है, और एडिशनल क्या है यहाँ पे, त्रिपुरा और उत्तराखंड, मतलब 7 सिस्टर्स में से असम माइनस कर दो, असम 1.5 करोड़ की लिमिट के लिए प्लस कर दो आप त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, है ना। तो फंडा क्या है, ठीक है, मतलब 7 सिस्टर्स, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से असम माइनस कर दो सिर्फ, ठीक है, असम माइनस किया और उत्तराखंड जोड़ दिया, बस फंडा ये है, ठीक है। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, त्रिपुरा इंक्लूडिंग त्रिपुरा के साथ साथ सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लिए, तो इनके लिए जो लिमिट है वो 75 लाख है, बाकी सबके लिए क्या है 1.5 करोड़ लिमिट है। तो देखो अब हमें क्या करना है, मतलब पिछले साल में हमारा जो, हमें पिछले साल देखना है, कंपोजिशन स्कीम के लिए हमें पिछले साल देखना होता है। तो पिछले साल अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, अप टू 75 लाख इन सम स्पेसिफाइड स्टेट विच इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सक्लूडिंग असम बट इंक्लूडिंग उत्तराखंड को स्पेशली इंक्लूड कर दिया, तो इसके लिए 75 लाख की लिमिट चेक करी तो हम कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ध्यान से समझाता हूं एक चीज, ठीक है। अब एक फंडा है इंटरेस्ट डिस्काउंट का, ठीक है। अब आपको समझना है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट क्या होता है, एग्जाम सप्लाई होती है, ठीक है। अगर आपको मैं लोन देता हूं और आपसे मैं इंटरेस्ट कमाता हूं तो इट इज एग्जाम सप्लाई, ठीक है। इसे मतलब ये सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यूज ऑफ मनी इज अ सप्लाई, है ना, इज अ
सर्विस 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 की डेफिनेशन में आता है 2 क्लॉज 102 में, है ना। और इस पे जो मैं पैसा लेता हूं इट इज अ सप्लाई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया और उन्होंने बोला इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अब आप समझो, जब आप पिछले साल में 150 करोड़ देखोगे, पिछले साल में जब आप 150 करोड़ देखोगे तो अब आप इसमें से ना इंटरेस्ट वाला पोर्शन नहीं देखोगे। हालांकि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्ट सप्लाई भी जुड़ती है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ना चाहिए हिसाब से, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको इंटरेस्ट बाहर करना होगा। मतलब मैं समझाता हूं आपको, अगर आप यहां पे देखो, अगर आप यहां पे मेरे एग्जाम्पल में देखो, अगर आप यहां पे चलते हो, 2 मिनट रुको, अगर देखो, अगर आप है ना, अगर आप यहां पे देखो, ध्यान से देखना, मैं समझाता हूं आपको, 2 मिनट, है ना। अब अगर आप देखो गुड्स और सर्विसेज, है ना, गुड्स और सर्विसेज, अगर आप नॉर्मल जीएसटी का एग्रीगेट टर्नओवर निकालो तो क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टाइप ऑफ सप्लाई वेदर इट इज टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट में क्या आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी देखूं, है ना, तो एज पर जीएसटी जो टर्नओवर आया वो गुड्स और सर्विस दोनों का टोटल आया, तो ये तो होता है 160, ठीक है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ये जो एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। अब जो हमें 150 देखना है, अब हिसाब से तो इसे ये स्कीम नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने आपको बोला स्पेशली कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आपकी जो सर्विस थी वो इंटरेस्ट वाली थी, अगर आप ये देखो ये इंटरेस्ट वाली सर्विस थी, तो आप इसे इंक्लूड मत करना, मतलब 160 में से आप ये इंटरेस्ट वाला माइनस कर देना, तो आपका जो अब जो टर्नओवर आया वो 140 आया। तो दिस इज द लिमिट, है ना, जो कि मतलब आप मतलब पिछले बार में 150 लाख जो लिमिट है ना, वो ये वाली देखनी है आपको, मतलब 150 में पीछे में इंटरेस्ट और डिस्काउंट में इंक्लूड करना, ठीक है। अब सिमिलर फंडा ये है कि इस साल भी आपको ये लिमिट ना सिर्फ 150 करोड़ तक ही मिलती है, मतलब 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ तक ही ये लिमिट मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 150 लाख, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इस साल, अब देखो इस साल की क्या फंडा, इस साल अगर मान लो मेरा एक्चुअल जो टर्नओवर था वो मान लो 145 हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला 15 है, तो अगर एज पर जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर तो मेरा कितना हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर तो हो गया अभी मेरा 160 हो गया। लेकिन अब देखो मैंने फंडा क्या बोला आपको, पिछले साल में कंपोजिशन मिलती तब है जब आपका पिछले साल में जो टर्नओवर था वो अप टू 1.5 करोड़ था, ठीक है, और वो इस साल में कब तक मिलेगी आपको, जब तक कि आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हो जाता। तो मतलब अब आप यहां पे देखो, लेकिन इस टर्नओवर में आप सर्विस जो इंटरेस्ट वाली है वो नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी आपकी 145 ही हुई है, तो इसका मतलब अगर आप मतलब आपकी पिछली साल की आपने यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, ओके। अब आप देखो इसमें क्या होगा, 145 अभी आपने क्रॉस, मतलब 150 अभी आपने क्रॉस नहीं किया है, तो 145 लैक है ना। तो अब जैसे ही मान लो आपका ये 155 हुआ, तो अब आप क्या हुए, मतलब जैसे 150 से क्रॉस हुआ ना, तो अब आप क्या बन गए, इन एलिजिबल बन गए फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब इस साल में आपने जब तक 150 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक ही आप कंपोजिशन ले सकते हो, उसके बाद आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। तो फंडा ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है, पिछले साल में मुझे 1.5 करोड़ देखना है, इस साल में भी मुझे 1.5 करोड़ देखना है, मतलब दोनों देखो, दोनों चीजें होनी चाहिए। पिछले साल में मुझे अप टू, मतलब मेरा जो टर्नओवर होना चाहिए वो अप टू 1.5 करोड़ होना चाहिए, और इस साल में मुझे कंपोजिशन तब तक ही मिल सकता है, मतलब उस टाइम तक ही मिल सकता है, मतलब मिलेगा अप टू 1.5 मिलेगा, लेकिन ठीक है उसके बाद मुझे नहीं मिल सकता इस साल में। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल में मिल ही नहीं सकता, मिल सकता है, लेकिन अप टू 1.5 मिलेगा, 1.5 के बाद वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको ये समझना, पिछले साल भी 150 देखना है, इस साल भी 150 देखना है, लेकिन उस 150 को देखने में मुझे इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं जोड़ना, ठीक है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं जोड़ना, ठीक है। ये भी आपको फंडा समझ आ गया। अब आप समझो, ठीक, अब देखो ये जो कंपोजिशन स्कीम थी ना, ये सिर्फ गुड्स के लिए थी, ठीक है ना, गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने जब इनिशियली लाई थी। तो अब क्या था, उन्होंने बोला था कि आप कुछ परसेंटेज ऑफ सर्विसेज अलाउड है, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सर्विस आप दे सकते हो, भले ही ये स्कीम गुड्स के लिए है, लेकिन आप कुछ परसेंटेज ऑफ सर्विस दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है ना, वो भी सर्विस होता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, अब आपको बस एक लाइन में बोलूंगा, बस आपको पेपर में यही माइंड में रखनी है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट हर जगह से एक्सक्लूड करना है, हर जगह से एक्सक्लूड करना है। जहां जहां पे भी कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर है या कुछ भी लिंक है ना, वहां पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट लिंक करना है, मतलब पिछले साल से भी लिंक हटाना है, इस साल से भी हटाना है, ठीक है।
अप टू 150 देखने के लिए पिछले साल से भी हटाना है, इस साल से भी हटाना है, ठीक है। अब आपको ये फंडा माइंड में रह गया होगा। अब आप समझो कि अब आपको जो सर्विसेज अलाउड होती है ना इन कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे, अब अगर मैं देखूं है ना सर्विसेज जो कि आपको अलाउड है, अगर देखो वैसे तो कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए मिलती है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ सर्विसेज आपको अलाउड है। कितनी परसेंटेज ऑफ सर्विसेज आपको अलाउड है? आपको अलाउड है 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। टर्नओवर इन द स्टेट मतलब क्या होता है? सिमिलर एज एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब सारी टैक्सेबल सप्लाई, सारी एग्जाम सप्लाई। लेकिन इस टर्नओवर इन द स्टेट में क्या क्या नहीं लेना हमें? जो एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ लोन और डिस्काउंट है, मतलब मैंने आपको बोला ना जहां जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर आए वहां पे आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट हटाना है, ठीक है। तो आप जो अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से सिखाता हूं ये वाली चीज, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो ऐसे तो एग्रीगेट टर्नओवर जो बना वो तो 160 बना, लेकिन अब आप 10% ऑफ पिछले साल का जो एटीओ है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, मतलब अगर आप देखो तो इसमें जो मैं 10% निकालूंगा वो सिर्फ इसका निकालूंगा, ठीक है। तो मैं इतनी सर्विसेज मुझे अलाउड है इस साल में, अगर मैं देखूं तो इतनी सर्विसेज मुझे अलाउड है इस साल में, मतलब मैं 14 लाख तक की सर्विसेज दे सकता हूं। मतलब फंडा ये है कि पिछले साल का जो टर्नओवर था एग्रीगेट टर्नओवर तो इसमें क्या बोलते हैं? टर्नओवर इन द स्टेट। टर्नओवर इन द स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर में फर्क क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर होता है पैन इंडिया बेसिस पे टर्नओवर, मतलब ए ब्रांच का भी, बी ब्रांच का भी, सी ब्रांच का भी, टोटल, ठीक है। टर्नओवर इन द स्टेट क्या होता है? मान लो ए ब्रांच बॉम्बे स्टेट में है तो सिर्फ ए ब्रांच का टोटल क्या होता है? वो होता है टर्नओवर इन द स्टेट, है ना। लेकिन फंडा सेम है, उसमें भी टैक्सेबल आता है, इसमें भी एग्जाम्प्ट आता है, मतलब दोनों में टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट दोनों आता है। तो अब आपको क्या समझना है? देखो एग्रीगेट टर्नओवर करना है और उसका 10% निकालना है, ठीक है। अब देखो आप जो सर्विसेज दे सकते हो वो मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? मतलब कंपोजिशन स्कीम वैसे तो गुड्स के लिए है, ठीक है, लेकिन कुछ सर्विसेज भी दे सकते हो। मतलब गुड्स देखो कंपोजिशन स्कीम जो है ना वो देखो एक तो गुड्स के लिए, ठीक है, दूसरी सर्विस है रेस्टोरेंट सर्विस की, ठीक है। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम है वो 3 चीजों के लिए है। एक तो है गुड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे आगे ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर आगे, ठीक है, और ये जो आया रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब सिर्फ एक ही सर्विस के लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मार्जिनल सर्विस अलाउड है ना। भले ही आप गुड्स के ट्रेडर हो तब भी आप थोड़ी बहुत मार्जिनल सर्विस दे सकते हो। जैसे मान लो एक मोबाइल की शॉप है, वो रिपेयर भी तो करता है, तो रिपेयर इज अ सर्विस, है ना। तो वो एक ऐसी स्कीम है, मतलब ये गुड्स के साथ साथ आप थोड़ी बहुत सर्विसेज भी दे सकते हो, और वो थोड़ी बहुत का अमाउंट है 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ठीक है, उसका 10% दिया। इतनी सर्विसेज आप दे सकते हो इस साल में, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा देते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। तो 10% ऑफ एटीओ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट आप दे सकते हो इन दिस ईयर, ठीक है। ये आपका फंडा है। और या फिर 5 लाख विच इज हायर, ठीक है, या तो 5 लाख रुपए तो मिनिमम दे सकते हो आप सर्विसेज, है ना, 5 लाख और 10% ऑफ एटीओ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट विच एवर इज हायर, ठीक है। तो इसमें आप देखो, अब आप देखो 14 लाख और 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो विच एवर हायर कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है 14 लाख, तो आप 14 लाख तक की इस बार सर्विसेज दे सकते हो। तो आपको ये फंडा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ठीक है। अब अपन ने ये पढ़ लिया 75 डेरी रोडिया फंडा समझ लिया। अब एग्रीगेट टर्नओवर या फिर टर्नओवर इन द स्टेट सेम चीज है, बस फर्क क्या है? टर्नओवर इन द स्टेट इज फॉर पर्टिकुलर स्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर इज फॉर ऑल द स्टेट, है ना, ये फर्क है। तो मैंने आपको समझाया कि कंपोजिशन स्कीम इज फॉर particularly for the goods, लेकिन इसमें नॉमिनल सर्विस particularly for the goods प्लस 8 सर्विस स्पेसिफिकली जो कि है रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है, गुड्स प्लस रेस्टोरेंट सर्विस। लेकिन गुड्स के साथ साथ आप नॉमिनल सर्विस दे सकते हो, वो की है 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब आप देखो उतनी सर्विसेज आप दे सकते हो, तो मतलब जैसे इस एग्जांपल में क्या होगा, 14 लाख की आप सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन अब आप सोचो इंटरेस्ट भी तो सर्विस है, क्या क्या ये वाली जो 14 लाख की लिमिट है इसमें क्या इंटरेस्ट भी जुड़ेगा इस बार का? नहीं, इंटरेस्ट तो आप जितना मर्जी दे सकते हो, मतलब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो नो लिमिट, है ना। तो इसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं लग सकती, समझ लो। इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो हर जगह एक्सक्लूड करना है। मतलब अब ये जो 14 लाख की सर्विस आई ना, ये अदर सर्विसेज आप दे सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो आप जितना चाहिए उतना दे सकते हो, ठीक है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो फंडा क्या है, अब ये जो 14 लाख आया ये आप अदर सर्विसेज दे सकते हो, बस आपको ये पॉइंट समझना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि कौन कौन से बंदे जो है वो ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने बोला इसका शॉर्टकट है हमारे पास, वो है नाइस टीपा मैन्युफैक्चरर, नाइस टीपा मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एन से, जो कि नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता है। नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब बहुत सिंपल, एचपी मैन मतलब हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड, एम से
मोटर स्पिरिट पेट्रोल, ठीक है, ए से एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एन से नेचुरल गैस एंड ए से अल्कोहलिक लिक्विड। मतलब जो नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता है वो बंदा ये स्कीम नहीं ले सकता। मतलब है ना, मतलब नाइस, ठीक है, नाइस टीपा मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, नाइस टीपा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो एन से नॉन टैक्सेबल गुड, आई से क्या है, आई से इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो बंदा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है वो बंदा कभी भी ये स्कीम नहीं ले सकता। अब इसके लिए आईसीआई क्या करता है, मेनली ये बोलता है कि ये बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है। अब एक्सपोर्ट आपको पता हो तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वाला बंदा कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। तो मतलब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए एक्सपोर्ट कर रहा है बंदा, मतलब आपको ये देखना इंटरस्टेट सप्लाई, भले वो इंटरस्टेट रिसीव कर सकता है, इंटरस्टेट परचेज कर सकता है वो, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, फंडा ये है, ठीक है। तो नाइस, ठीक है। अच्छा, नॉन टैक्सेबल गुड्स वाला बंदा नहीं कर सकता, आई से इंटरस्टेट सप्लाई वाला बंदा नहीं कर सकता, सी से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी नहीं कर सकता, ई से क्या बोलते हैं, है ना, नाइस टीपा, है ना। तो ये हमारा फंडा हो गया। तो NICE, ई से ईसीओ वाला बंदा नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे जो बंदा अपने गुड्स सप्लाई करता है थ्रू ईसीओ, ठीक है, तो ये नाइस टीपा फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो नाइस, एन से नॉन टैक्सेबल गुड्स, आई से इंटरस्टेट, सी से क्या हुआ, सी से हमारा फंडा हुआ कैजुअल टीपी एंड एनआरटीपी, ई से जो बंदा ईसीओ के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो नाइस टीपा मींस क्या होता है, टबैको, है ना, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर। अब देखो यहाँ पे ना एरिएटेड वाटर अमेंडमेंट थी है, ठीक है। अब इन बंदों के जो मैन्युफैक्चरर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब मैंने तभी तो बोला नाइस टीपा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। नाइस टीपा मैन्युफैक्चरर मतलब नॉन टैक्सेबल, इंटरस्टेट, सी से कैजुअल टीपी, एनआरटीपी, ई से ईसीओ के थ्रू जो सप्लाई करता है टीपा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो मतलब ये हो गया टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, इरेटेड वाटर का मैन्युफैक्चरर। तो ये बंदे स्कीम ले ही नहीं सकते, मतलब ये बंदे एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कंपोजिशन स्कीम क्या थी, गुड्स के लिए थी सिर्फ, ठीक है। ये जो स्कीम है सिर्फ गुड्स के लिए, और इसमें नॉमिनल सर्विसेज अलाउड है, जो कि 10% ऑफ पिछले साल का एटीओ, है ना, पिछले साल का एटीओ और 5 लाख विच इज हायर, ठीक है। ये पहली वाली लिमिट है, मतलब पिछले साल का जो एटीओ है उसका 5 है ना, और 5 लाख विच इज हायर, इतना अलाउड है। प्लस ये तो पहला फंड है, ठीक है। अब मैंने बोला ये आपको इतनी सर्विसेज अलाउड है, प्लस एक रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज अलाउड है। मतलब अगर आप 10% से ज्यादा सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आप इस स्कीम के लिए इन एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है, इन एलिजिबल आप बन जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली जिसे हम बोलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10, लेकिन आज की डेट में ये सेक्शन में इनकॉर्पोरेट हो रही है। जिस सेक्शन का नाम है 10(2)(a), ठीक है, 10 सबसेक्शन 2A, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो टैक्स रेट है ना वो 6% है, ठीक है। 3% CGST, 3% SGST, ठीक है। अभी मैंने आपसे यहाँ पे मैंने आपको टैक्स रेट नहीं बताई, वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप यहाँ पे देखो 3% CGST, 3% SGST, किसका टर्न ओवर इन द स्टेट। अब देखो ध्यान से समझना, मतलब ये जो 3% हो रहा है, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखो पहले मैं यहाँ वाली टैक्स रेट भी आपको याद कराता हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के केस में भी क्या है, ऑफ टर्न ओवर इन द स्टेट, है ना। अब देखो रेस्टोरेंट के केस में भी क्या है, टर्न ओवर इन द स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो ट्रेडर, ये जो बंदा है ये ट्रेडर है, थर्ड वाला, ठीक है। तो एनी पर्सन जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स करता है अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है ये वाले, ये जो थर्ड पॉइंट, मतलब ये ट्रेडर के लिए बेसिकली, ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रेडर है और ये रेस्टोरेंट सर्विस है। तो रेस्टोरेंट सर्विस में क्या है, 2.5% ऑफ टर्न ओवर इन द स्टेट, ठीक है। टर्न ओवर इन द स्टेट में क्या आता है, एग्जाम सप्लाई भी आती है ना, एग्जाम सप्लाई भी आती है। अब आप समझो, मैंने आपको बोला जहां पे एटीओ लिखा है, मतलब टर्न ओवर इन द स्टेट लिखा है, वहां पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। वहां पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट एक्सक्लूड कर देना। मैंने आपको फंडा बताया ना, ये वाली चीज है ना, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जब आप 2.5% निकालो, ये टर्न ओवर इन द स्टेट गया, तो आप क्या करना, अगर मान लो अब जैसे 2.5% निकालना मुझे, और ऐसे ही मैन्युफैक्चरर के केस में 0.5% निकालना है, ठीक है। तो अगर आप निकालो, जैसे मान लो इस साल जो मेरा टर्नओवर था तो वो था 145, ठीक है, ये था, और 20 था। अब मैं इनएलिजिबल तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने बोला था 150 जो देखना है इस साल, वो देखना है सिर्फ इस वाले का, अदर देन इंटरेस्ट देखना है ना, एटीओ में से इंटरेस्ट माइनस कर देना है। मतलब अगर ये एटीओ है मेरा, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो मैं अभी एलिजिबल हूं, क्योंकि मेरा अभी 150 क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको समझो, अब आप मान लो मैन्युफैक्चरर हो, सबसे अब मैं देखो मैं एक की कैलकुलेशन बताता हूं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले हो, ठीक है,
है, रेस्टोरेंट वाले हो, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले हो, और आपकी मान लो चलो अदर सर्विसेज मान लेते 2 है, ठीक है, सिर्फ दो आपकी क्या बोलते हैं अदर सर्विसेज जो है वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक की है, ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट हो, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और आपका क्या है बोलते हैं ट्रेडर, ठीक है। अब मैं देखो आपको ना तीनों ही केस में कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है। अब आप समझो, मान लो ये जो अदर सर्विसेज है ना, ये एग्जम्प्ट है ना, ये एग्जम्प्ट है, मान लेट सपोज ये वाली जो है वो एग्जम्प्ट है, ठीक है, एग्जम्प्ट है ना। अब मैंने आपको बोला अगर आप देखो तो एग्रीगेट टर्नओवर जो हुआ 167 हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने बोला फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी मैं ये क्या करूंगा, ये वाला 20 माइनस कर दूंगा तो 147, मतलब मैं अभी एलिजिबल हूं, ठीक है। अब मुझे टैक्स देना है मैन्युफैक्चरर को, इतना देना होता है 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, है ना। तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ना, टर्नओवर इन द स्टेट क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है, प्लस मतलब टोटल हो गया ना। अगर मैं बोलूं तो ये क्या हुआ, टर्नओवर इन द स्टेट का क्या मतलब होता है, टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब होता है इसका जो टोटल है वो, लेकिन आपको पता होगा मैंने बोला जहां जहां पे टर्नओवर इन द स्टेट है वहां पे आपको इंटरेस्ट को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो अब जो आपका टर्नओवर इन द स्टेट है वो मतलब मैन्युफैक्चरर के केस में हो गया 0.5% ऑफ 147, ठीक है। तो इतना आपका टैक्स लगा, ठीक है। अब अगर आप रेस्टोरेंट देखो सिमिलरली तो 2.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, तो ये 3.675 इतना टैक्स है। लेकिन अब आप ध्यान से देखना ट्रेडर के केस में क्या होता है, ठीक है। ट्रेडर के केस में अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो ट्रेडर के केस में लिखा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, टैक्सेबल जो गुड्स है ना एंड सर्विस सिर्फ उसी के ऊपर 0.5% कैलकुलेट होगा। तो अगर आप देखो तो सिर्फ जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल मींस जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, इसमें एग्जम्प्टेड वाले नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये तो एग्जम्प्टेड है, ये भी एग्जम्प्टेड है, ठीक है, तो ये वाले नहीं जोड़ने। तो अब देखो अगर ट्रेडर के केस में आप जो 0.5% करोगे वो आप सिर्फ 145 का करोगे, ठीक है, तो ये 0.5%, तो आंसर आता है 0.725, ठीक है। तो देखो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के केस में फर्क क्या है, फर्क ये है कि मैन्युफैक्चरर के केस में पहली बात तो एटीओ टर्नओवर इन द स्टेट पे निकलता है, रेस्टोरेंट में भी टर्नओवर इन द स्टेट पे निकलता है, लेकिन इस टर्नओवर इन द स्टेट में से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, ठीक है ना। और ट्रेडर के केस में क्या होता है, टैक्सेबल सिर्फ टैक्सेबल के ऊपर निकलता है, मतलब इसमें टर्नओवर इन द स्टेट का कोई रोल नहीं है ट्रेडर के केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सिमिलरली अगर ये मान लो ये वो सर्विस वाली स्कीम का होता, सर्विस वाली स्कीम जो अभी हमने पढ़ी, ये वाली स्कीम देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये वाली जो स्कीम है, ये वाली जो है ना नोटिफिकेशन के जो थ्रू स्कीम आई थी, ठीक है। तो अब आप देखो अगर ये वाली स्कीम होती तो इसमें क्या होता, इसमें आपको सिर्फ इसमें जो लेना है आपको वो 3% लेना है, 3% CGST, 3% SGST, लेकिन ये भी इसका लेना है टर्नओवर इन द स्टेट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो इसका 3% ले लिया, तो इसमें इतना टैक्स बन जाता। तो अब आपको मुझे लगता है फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा, बस ये फंडा है जो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन के लिए आप तभी एलिजिबल होते हो जब आपका पिछले साल में जो टर्नओवर था वो 50 लाख था। अभी मैंने आपको जब कंपोजिशन पढ़ाया था तो 150 बताया था, 150 लाख बताया था, इसमें सिर्फ 50 लाख की लिमिट है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो था, ये यहाँ पे जो लिमिट थी वो 150 थी, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 150 थी, और कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख थी, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो फॉर ऑल द स्टेट वो 50 लाख है, ठीक है। तो अब देखो ये तब मिल सकती है जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, कैन नॉट टेक दिस स्कीम, ठीक है। इसमें जो टैक्स लगता है वो 6% लगता है ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, लेकिन उस टर्नओवर इन द स्टेट में से इंटरेस्ट लोन और वो सब हटाना है, ठीक है। अब इसमें भी वही फंडा है, किन बंदों को ये स्कीम नहीं मिल सकती, किन बंदों को ये स्कीम नहीं मिल सकती, ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें भी वही फॉर्मूला चलेगा, नाइस टीपा, लेकिन जो हम वहां पे मैन्युफैक्चरर बोलते थे वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सप्लायर। अब देखो बहुत बारीक फर्क है, बहुत बारीक फर्क है, मैं बताता हूँ। वहां पे क्या यूज किया है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, सप्लायर। तो मतलब वहां पे तो अगर मान लो ट्रेडर ऑफ टीपा है तो वो एलिजिबल है, ठीक है, ऊपर वाले स्कीम में, लेकिन यहाँ पे तो अगर ट्रेडर भी हो ना आप तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ सप्लायर। सप्लायर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर एज वेल एज ट्रेडर, तो बहुत बारीक फर्क है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर यूज हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैन्युफैक्चरर ऑफ टीपा, ठीक है, नॉट ट्रेडर्स। मतलब ये ट्रेडर्स ये वाली स्कीम ले सकते हैं, मतलब कंपोजिशन स्कीम ऑफ ले सकते हैं, कौन सी 150 करोड़ वाली, लेकिन है ना 1.5 करोड़ वाली, सॉरी, है ना, लेकिन यही सर्विस वाली स्कीम ना, सर्विस वाली स्कीम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सप्लायर, ठीक है। तो नाइस टीपा है ना मैन्युफैक्चरर, नाइस मींस नॉन टैक्सेबल गुड्स, है ना, नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, आई से इंटरस्टेट, सी से कैजुअल टीपी एनआरटीपी, ई से ईसीओ के थ्रू जो सप्लाई करता है ना, टीपा का सप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर था ऊपर, यहाँ पे नीचे जाके वो क्या बन गया, सप्लायर बन गया नोटिफिकेशन में, मतलब 10(2)A में वो क्या बन गया, सप्लायर बन गया। तो ये वाली फंडा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलते
अब तो बहुत इजी चीजें है, ठीक है। अब देखो आप कैसे ऑप्ट करोगे कंपोजिशन लेवी के लिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आप जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उसी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है जीएसटी REG 01। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसी के पार्ट बी में आप भर दीजिए कि मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है इंटीमेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल शुरू होने से पहले ही आप ये काम कर सकते हो। मतलब ये साल शुरू के होने से पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप ये क्या करो, स्टेटमेंट एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो कि हमें कंपोजिशन स्कीम लेनी है। अगर नए हो तो पार्ट बी ऑफ GST REG 01, अगर पुराने हो तो आपको ईयर शुरू होने से पहले ही एक इंटीमेशन देनी है, और साथ साथ आपको साल शुरू होने के बाद में 60 दिन के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट बना के देनी होती है। वो रूल 44 में बताई गई है। कुछ नहीं होता उसमें, क्या होता है, मान लो अब आप कंपोजिशन बन गए, अब आपको ITC लेना अलाउड नहीं है। अब अगर आप देख रहे हो कैन नॉट, है ना, ही कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, मतलब ये टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकता और ये कभी ITC ले भी नहीं पाएगा ना, इस जो इसने मतलब ये कभी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली बात है आगे वाला बंदा तो ITC ले ही नहीं सकता। अब ये जो खुद अपनी परचेज करेगा उसके ऊपर जो GST लगाएगा उसका ITC नहीं ले पाता। कंपोजिशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि ये देखो, इट कैन नॉट एंटर इनटू द क्रेडिट चेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर आप देखो तो ये कभी भी क्रेडिट चेन में एंटर नहीं हो पाएगा ये बंदा, तो मतलब ये कभी भी ITC नहीं ले पाएगा। तो अब ऑब्वियसली बात है जैसे ही ये कंपोजिशन में आया होगा तो इसका जो पुराना स्टॉक बचा होगा उस पर उसे ITC वाला जो टैक्स देना होगा वो देना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट जो होती है वो 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ती है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ में टेस्ट हो सकता है कि भले ही ये जो कंसेशनल रेट जो बताई मैंने 0.5, 2.5, 0.5, 3%, लेकिन ये जो टैक्स रेट है वो RCM अगर मान लो 93 या 94, 93 क्या बोलता है, रजिस्टर्ड पर्सन। अब जो कंपोजिशन डीलर होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन तो है ही है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, RCM उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब आप बोले कि RCM के ऊपर जो टैक्स रेट होगी क्या वो वही वाली लगेगी जो 0.5, 2.5 जो मैंने आपको बताई? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी। मतलब ही शैल पे टैक्स अंडर 93, 94 ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट नॉर्मल टैक्स रेट। मतलब इसके ऊपर वो 0.5% नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ही कैन हैव इनवर्ड सप्लाई, मैंने बताया इनवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई हो सकती है लेकिन आउटवर्ड इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। इनवर्ड इंटरस्टेट हो सकता है लेकिन आउटवर्ड इंटरस्टेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये सारे पॉइंट हो गए कंपोजिशन। अब देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ये जो स्कीम लेनी होती है ना वो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे लेनी होती है। मतलब मान लो अगर मेरी एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में है तो मेरी सारी ब्रांचों को कंपोजिशन लेना पड़ेगा। और ये जो है ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। ये जो कंपोजिशन डीलर होता है ये टैक्स तो चार्ज कर नहीं सकता कस्टमर से, तो ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू, मतलब सिर्फ सप्लाई की वैल्यू बताएगा। बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं जिसे, तो ये सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है, ठीक है। ये ITC ले नहीं ले सकता, ना ये टैक्स चार्ज कर सकता, बस ये फंडा है, ठीक है। अब आप तो सोचो अगर आपको कंपोजिशन विड्रॉ करना है तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अब आप किस डेट पे विड्रॉ करोगे, जिस डेट पे आपने जो एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है, उस डेट से आपका कंपोजिशन विड्रॉ माना जाएगा। लेकिन ये जो डेट है वो कभी भी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये डेट कभी भी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकती। मतलब मान लो अगर मैं इस साल में विड्रॉ करना चाह रहा हूं तो मैं इस साल में कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं किसी भी डेट पे, लेकिन मैं इस साल के शुरू से पहले, मतलब उससे पहले नहीं विड्रॉ कर सकता। लेकिन अगर यही टैक्स अथॉरिटी विड्रॉ करती है, मतलब टैक्स अथॉरिटी को कुछ फ्रॉड मिला मेरे इस काम में ना कि मैंने गलती से स्कीम ले ली, तो वो क्या कर सकती है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जितना मर्जी वो पीछे जा सकती है। उसके लिए ये वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो इस साल से पहले भी जा सकती है और मेरा कंपोजिशन इनवैलिड कर सकती है। तो ये हमारी पूरी स्कीम भी कंप्लीट हो जाती है सेक्शन 10 की। सेक्शन 9(4) भी अब हमने समझ लिया है। होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, है ना।